हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। मैं स्निग्धा। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक है, सीरीज चल रही थी एग्रीकल्चर पेपर 2 की प्लांट प्रोटेक्शन टेक्निक। ये एग्रीकल्चर पेपर 2 की 6th चैप्टर है, जहाँ पे जिस चैप्टर में हम कैटेगराइज किए थे 8 सब कैटेगरी था, उसमें हम ऑलरेडी मतलब जो कैटेगरी 1 की वीडियो है, डायग्नोसिस किस तरह की फील्ड क्रॉप की पेस्ट एंड डिजीजेस को डायग्नोस किया जाए और उसको इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या होती है, तो इसके बारे में हमने बहुत ही डिटेल्स में कंप्लीट डिस्कशन किया था। आज हम जो पढ़ेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस एंड देयर मैनेजमेंट। ठीक है, किस तरह को जो क्रॉप की जो पेस्ट एंड डिजीजेस लगते हैं डिफरेंट क्रॉप में, उसको किस तरह से क्लासिफाई किया गया है और उसकी मैनेजमेंट किस तरह से हम कर सकते हैं। इस मैनेजमेंट को हम थोड़ा इलाबोरेटली नहीं पढ़ेंगे, ओवरऑल पढ़ेंगे किस तरह की हम ब्रीफली मैनेजमेंट कर सकते हैं। लेकिन जब इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट पढ़ेंगे, इसमें हम कंप्लीटली डिटेल्स पढ़ेंगे किस तरह की हम पेस्ट को अलग इंटीग्रेटेडली मैनेज कर रहे हैं, डिजीज को कैसे इंटीग्रेटेडली मैनेज कर रहे हैं, इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो देर नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस ये बात बता दूं, अगर मेरी भी कंटेंट आपको अच्छी लग रही है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, जो रियली नीड कर रहे हैं इस तरह की वीडियो। और एग्रीकल्चरल ऑप्शनल पेपर है उनकी, डिफरेंट काइंड ऑफ, जैसे कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम हो गया या फिर स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम हो गया, इस तरह की एग्जाम में जो ऑप्शनल पेपर होती है एग्रीकल्चर, अगर उनकी है तो काइंडली उनसे आप शेयर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले एक इंट्रोडक्शन हम जानते हैं कि जो पेस्ट एंड डिजीजेस होते हैं प्लांट के, उसको क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है। उसके एक आंसर ये है कि हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं उसको ऑकरेंस के बेसिस में किस तरह की कैसे स्प्रेड होती है, इन्फेस्टेशन लेवल उसकी किस तरह की है, उसके लेवल पे भी क्लासिफाई किया जाता है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट किया जाए, किस तरह की इकोनॉमिक इम्पैक्ट डालते हैं अगर पेस्ट डिजीज लगता है, उसके बेसिस पर। एंड बहुत सारे ऐसे क्लासिफिकेशन है, हम आगे जाकर देखेंगे। और इस क्लासिफिकेशन की वजह, मतलब क्यों ज़रूरी होता है क्लासिफिकेशन, उसका यही आंसर होगा कि क्लासिफिकेशन हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम इफेक्टिव पेस्ट मैनेजमेंट कर पाए। क्योंकि जैसे आप लोग क्रॉप के डिजीजेस पेस्ट के साथ आप ह्यूमन के डिजीज पेस्ट से आप लिंक कर सकते हैं। देखिए, हम अगर क्लासिफाई करेंगे इस कैटेगरी के डिजीज़ के साथ इस तरह की जो मेडिसिन है, ये क्या प्रेस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। उसी तरह अगर हम जानेंगे कि किस कैटेगरी का पेस्ट लगा है, इन्फेस्टेशन लेवल क्या है, किस तरह की इकोनॉमिक, अगर छोटे से ज़्यादा पेस्ट लगा है लेकिन इकोनॉमिक लेवल पर थोड़ा सा इम्पैक्ट डाल रहा है, तो ज़्यादा हमें कुछ ज़रूरत नहीं होगी उसको पेस्टिसाइड डालने में। इस तरह से इफेक्टिव पेस्ट मैनेजमेंट करने में हमें इफ़ेक्ट मिलती है। फिर डिजीज़ कंट्रोल स्ट्रैटेजी के ऊपर भी हम बात कर सकते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन में किस तरह की हम डिजीज़ कंट्रोल कर सकते हैं और सुइटेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हम किस तरह की करें अगर कुछ स्पेसिफिक पेस्ट एंड डिजीजेस लगे हुए हैं, और ऑप्टिमल क्रॉप हेल्थ एंड यील्ड कैसे मेंटेन करें। ये सब के बारे में जानना अगर हो, इन सबको अगर हम एस्टिमेट करें, तो ही पहली स्टेप यह है कि हम देखेंगे क्रॉप में किस तरह के पेस्ट एंड डिजीजेस लगे हुए हैं और उनको क्लासिफाई करना जरूरी है, किस क्लासिफिकेशन, किस कैटेगरी से वो पेस्ट और डिजीजेस बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से क्लासिफिकेशन होता है। तो दोस्तों, आज हम जो पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे क्रॉप पेस्ट के ऊपर। पेस्ट को किस तरह के क्लासिफाई किया गया है, इसको 6 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। उसके बाद हम डिजीजेस के बारे में देखेंगे। पहले तो है टैक्सोनॉमी के ऊपर बेस्ड करके। टैक्सोनॉमी में हम देखेंगे माइट्स एंड टिक्स किस तरह के टैक्सोनॉमी से बिलोंग करते हैं, निमाटोड्स, वर्टिब्रेट पेस्ट एंड पैथोजेनिक पेस्ट किस तरह से टैक्सोनॉमी के बेस्ड पर हुआ है। फिर जो सेकेंड क्लासिफिकेशन है वो है मोड ऑफ अटैक। ठीक है, मोड ऑफ अटैक किस तरह की वो मोड अटैक करते हैं, जैसे कि कुछ इंसेक्ट है च्यूइंग करके, किस तरह की इंसेक्ट है वो सकिंग करते हैं, बोरिंग इंसेक्ट, इस तरह की इंसेक्ट को मोड ऑफ अटैक के ऊपर बेस करके क्लासिफाई किया गया है। फिर हैबिटेट, जो सॉइल पेस्ट कौन है, कौन एरियल पेस्ट है, कौन वाटर पेस्ट है, ये सब के ऊपर बेस करके भी क्लासिफाई किया गया है। फिर बेस्ड ऑन ऑकरेंस, ऑकरेंस में हम देखेंगे रेगुलर पेस्ट जो है हर एक सीजन में अवेलेबल होते हैं वो पेस्ट, सीजनल पेस्ट होते हैं। ठीक है, ओकेजनल पेस्ट कभी कभी दिखते हैं, परसिस्टेंट पेस्ट एक कुछ भी कर लो वो जाते नहीं है, हमेशा ही रहते हैं। स्पोराडिक पेस्ट, इस तरह के ऑकरेंस के बेस पर
क्लासिफिकेशन है। फिर एक इन्फेस्टेशन लेवल पे एपिडेमिक पेस्ट क्या है, एंडेमिक पेस्ट क्या है, इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिर बेस्ड ऑन EIL GEP DB ये सब चीज़ें क्या है और इसके बेसिस पे आधार करके किस तरह की क्लासिफिकेशन है कि की पेस्ट क्या है, मेजर पेस्ट क्या है, माइनर पेस्ट क्या है, स्पोराडिक, पोटेंशियल, ये सब पेस्ट क्या है, इसके बारे में देखेंगे। पहले हम पढ़ते हैं ऑकरेंस के बेसिस पे किस तरह की पेस्ट कैटेगरी है। फर्स्ट हो गया रेगुलर पेस्ट। फ्रिक्वेंटली ऑकर्सन क्रॉप, ये क्रॉप में रेगुलर दिखते हैं, जैसे कि क्लोज एसोसिएशन होते हैं क्रॉप के साथ इनका। जैसे कि एग्जांपल मान के चलिए राइस स्टेम बोरर, ब्रिंजल फ्रूट बोरर, ये सब हमेशा रहते हैं। जब भी क्रॉप आप लगाते हो ये पेस्ट किसी भी तरह आ जाते हैं फील्ड में, ठीक है। फिर ओकेजनल पेस्ट, ये फ्रिक्वेंटली दिखते हैं कभी कभी, इनके क्रॉप के साथ क्लोज एसोसिएशन नहीं होता। जैसे कि राइस में एक देखते हैं के स्वार्म और मैंगो स्टेम बोरर, ये सारी चीज़ें ओकेजनल पेस्ट होते हैं। फिर सीजनल पेस्ट, ये ओनली पर्टिकुलर सीजन में दिखते हैं हर एक साल। जैसे कि रेड हेयरी कैटरपिलर ऑन ग्राउंड नट में एक रेड कलर की कैटरपिलर देखते हैं, रेड हेयरी कैटरपिलर, मैंगो होफोर्स, ये सारे चीज़ जो होते हैं पर्टिकुलर सीजन में दिखते हैं। पर्सिस्टेंट पेस्ट क्या है, वो अकर क्रॉप में अकर होते हैं थ्रू आउट द ईयर, मतलब ईयर में जैसे रेगुलर पेस्ट होते हैं उसी तरह परसिस्टेंट पेस्ट भी होते हैं एंड इज़ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल। इन्हें बहुत ही डिफ़िकल्ट करना पड़ता है कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि चिली में थ्रिप्स लगना, मिलीबग ऑन गुआवा, ठीक है, ये सारी चीज़ें होते हैं। फिर स्पोराडिक पेस्ट, जिस पेस्ट ऑकर्स इन आइसोलेटेड लोकेलिटीज़ ड्यूरिंग सम पीरियड, कुछ पीरियड के लिए कुछ आइसोलेटेड लोकेलिटीज़, मतलब कुछ लोकेलिटी जो आइसोलेट होकर रहती है, वहाँ पे इतना जाना आना कम्युनिकेशन नहीं रहता, उस तरह की लोकेलिटीज़ में पाया जाता है। जैसे कि कोकोनट स्लॉग कैटरपिलर, ठीक है, ये सारी चीज़ों में क्लासीफाई किया गया है। फिर टैक्सोनॉमी के आधार पर हम देखेंगे। टैक्सोनॉमी के आधार पर पहले हो गया इंसेक्ट। इंसेक्ट में हम पाते हैं अफिड्स, कैटरपिलर, वीबिल्स, ग्रास होपर, ये सब होते हैं इंसेक्ट के कैटेगरी में। इनके फीचर्स ये होते हैं, इनके बॉडी जो सेगमेंटेड होते हैं। आप एक मान के चलिए कि आंट को देखिए, यहाँ पे एक फोटो आई मीन पिक्चर दिया गया है, किस तरह के डिवाइड हुआ है। ये हेड है, ये एब्डोमेन है, ये मतलब ये पिछला भाग है। देखिए इस तरह की सेगमेंटेड बॉडी हुआ है। 3 पेयर्स ऑफ लेग्स उनकी रहती है एंड ए पेयर ऑफ विंग्स भी कभी कभी रहती है, ठीक है। इस तरह के होते हैं इंसेक्ट। सेकेंड जो टैक्सोनॉमी होते हैं माइट्स एंड टिक्स होते हैं। इनके बारे में तो सभी को पता है, जो माइट्स लगते हैं, रेड स्पाइडर माइट्स, देन एरियोफाइड माइट्स। इनके फीचर्स ये होते हैं, ये टीनी आराक्निड विथ पियर्सिंग सॉकिंग माउथ पार्ट्स, उनकी जो सॉकिंग पार्ट माउथ पार्ट होती है सॉकिंग करते हैं, सॉकिंग करके डिजीज क्रिएट करते हैं। फिर निमाटोड्स को रूट नॉट निमाटोड्स, इसके बारे में तो आपने पढ़ा होगा। फिर सिस्ट निमाटोड्स, जो निमाटोलॉजी पढ़े होंगे उनके तो ये तो एकदम मुंह में आ गया होगा, मतलब ये एकदम कंप्लीट हो सॉरी अच्छी तरह से उनको पता होता है रूट नॉट निमाटोड कैसे होते हैं, सिस्ट निमाटोड कैसे होते हैं। इनके फीचर्स होते हैं, ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होते हैं, राउंड वर्म्स तरह, दैट अटैक्स रूट्स, ये रूट को अटैक करके खराब कर देते हैं। तो फिर वर्टिब्रेट पेस्ट जो होते हैं, ये रोडेंट्स जैसे रैट्स वगैरह, माइस, बार्ड्स, ये सब वर्टिब्रेट पेस्ट होते हैं। फिर पैथोजेनिक पेस्ट क्या होते हैं, इसको इंक्लूड किया गया है बैक्टीरिया, फंजी, वायरसेस, प्रोटोजोआ, जो कि इनडायरेक्टली पेस्ट को क्रिएट करते हैं। मतलब ये अगर लग गए तो इनडायरेक्टली पेस्ट आकर लग जाएंगे क्रॉप में, तो इस तरह की कंडीशन क्रिएट करते हैं। थर्ड देखेंगे। थर्ड जो है वो है मोड ऑफ अटैक के ऊपर, किस तरह के अटैक करते हैं। मोड ऑफ अटैक में हम देखेंगे च्यूइंग इंसेक्ट, जो कि च्यू करके अपना खाना जो खाते हैं। एग्जाम्पल हो गया कैटरपिलर लगते थे तो किस तरह की पत्ते को खा जाते हैं, आप सभी ने ऑब्जर्व किया होगा। लोक्यूस्ट, ये भी होते हैं, ये जो डैमेज करते हैं च्यूइंग प्लांट पार्ट्स लाइक लीव्स को डैमेज कर देते हैं, स्टेम को, फ्रूट को डैमेज करके खा जाते हैं। सकिंग इंसेक्ट्स की एग्जाम्पल मान के चलिए अफिड्स, व्हाइट फ्लाइज, ये सारी चीज़ें होते हैं, ठीक है। पत्ते में जो पौधा होता है उसमें देखे होंगे थोड़ा थोड़ा व्हाइट कलर के लगे होते हैं, वो उनके ऊपर एक कोटिंग सी, एक तरह वैक्सी कोटिंग्स भी लगी रहती है। और ये नॉर्मली पानी में से नहीं जाते, इसके लिए स्प्रे करने के लिए सोप वगैरह मिलाकर स्प्रे किया जाता है इंसेक्टिसाइड, क्योंकि बहुत आसानी से जाते नहीं हैं, ठीक है, और डैमेज करते हैं। प्लांट सैप को सॉक कर लेते हैं और प्लांट को बहुत ही वीक कर देते हैं और डिजीजेस को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं बोरिंग इंसेक्ट, जो कि स्टेम बोरर्स होते हैं, फ्रूट बोरर्स होते हैं, फ्रूट के अंदर जाके घुस के, आप कभी कभी देखे होंगे ब्रिंजल को अगर हम काटेंगे तो इसके अंदर
रहते हैं, ये थोड़े थोड़े इस तरह की होल रहते हैं और इनको अगर काटेंगे तो इसके अंदर कैटरपिलर पाए जाते हैं। बोरर जो होते हैं, फ्रूट बोरर, ये स्टेम भी बोर कर देते हैं, रूट्स फ्रूट्स ये सब को बोर करके इंटरनल ऑर्गन को खा लेते हैं, डिस्ट्रक्शन हो जाता है। फिर मोड ऑफ एक्शन के बाद हम पढ़ेंगे हैबिटेट बेस्ड क्लासिफिकेशन। हैबिटेट जो होता है सॉइल पेस्ट, ठीक है। हैबिटेट मतलब कौन सी मीडियम में वो बढ़ते हैं ज़्यादा। सॉइल में जो होते हैं टर्माइट्स, रूट ग्राफ्स, ये उनकी हैबिटेट होती है। हैबिटेट होती है उनकी बिलो ग्राउंड, मतलब मिट्टी में वो लोग ज़्यादा बढ़ते हैं और डैमेज कर देते हैं रूट को और अंडरग्राउंड पार्ट को। एरियल पार्ट्स जो कि एरियल में रहते हैं, मतलब रूट के ऊपर रहती हैं। एग्जाम्पल ग्रास ऊपर, जो प्लांट के ऊर हिस्से में पत्ते पत्ते खा जाते हैं। लीफ माइनर्स, ठीक है, उनकी जो हैबिटेट होती है एबव ग्राउंड होती है, उन वो सब लीफ खा जाते हैं, फ्लावर स्टेम्स ये वगैरह खा लेते हैं और क्रॉप को डैमेज कर देते हैं। तो फिफ्थ कैटेगरी में हम देखेंगे इन्फेस्टेशन लेवल, किस तरह की इन्फेक्शन वो लोग करते हैं। पहला हो गया एपिडेमिक पेस्ट। एपिडेमिक पेस्ट क्या होता है? सडन आउटब्रेक ऑफ ए पेस्ट इन ए सीवियर फॉर्म इन ए रीजन एट ए पर्टिकुलर टाइम। मतलब एक एक सीजन के एक पर्टिकुलर टाइम में, हो गया कि समर सीजन हो गया या फिर विंटर सीजन हो गया, ये सीवियरली आउटब्रेक करते हैं, एक साथ एक साथ आकर अटैक करते हैं क्रॉप के ऊपर और एकदम क्रॉप को इमिडिएटली ही ख़राब कर देते हैं 1-2 दिन में। जैसे कि बीपीएच लगा था, आपको पता होगा तंजौर में, और बहुत सारे एरिया में बीपीएच इन्फेस्टेशन होकर क्रॉप एकदम हेवी लॉसेस हो गया था। आरएससी इन मदुराई, पोलाची, ये सब जगह में ये सब लग के एकदम ख़त्म कर देते हैं। एंडेमिक पेस्ट क्या होता है? ऑकरेंस ऑफ द पेस्ट इन ए लो लेवल इन फ्यू पॉकेट्स रेगुलरली एंड कन्फाइंड टू पर्टिकुलर एरिया। ये भी एक पर्टिकुलर एरिया में कन्फाइंड होते हैं, लेकिन फ्यू पॉकेट्स में लगते हैं, फ्यू एरिया में लगते हैं, लेकिन रेगुलरली लगते हैं, ठीक है। और ये जो भी होते हैं ये लो लेवल पे अफेक्ट करते हैं प्लांट को, जैसे कि राइस गॉल मिर्च मदुराई में लगते हैं, मैंगो होपर्स पेरियाकुलम में ज़्यादा लगते हैं। ये सारी चीज़ें पर्टिकुलर एरिया में होते हैं, इनको एंडेमिक पेस्ट बोला जाता है। तो और एक जो हमारा लास्ट बच गया था, जिसको हम बोलते हैं, जिसके बेसिस पर हमें क्लासिफिकेशन करनी थी, वो थे पैरामीटर्स ऑफ इंसेक्ट पॉपुलेशन लेवल ऑन द बेसिस ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, इकोनॉमिक इंजरी लेवल जिसको बोलते हैं ईआईएल, एंड डैमेज बाउंड्री जिसको बोलते हैं डीबी। तो एक एक करके देखते हैं। जो जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है जिसको बोलते हैं जीबी, ये एक होता है एवरेज गोटे पॉपुलेशन डेंसिटी का, एक पॉपुलेशन कितना इंसेक्ट की पॉपुलेशन होते हैं, एवरेज डेंसिटी कितना होता है एक पर्टिकुलर एरिया में ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक बहुत टाइम तक उसको मेजर किया जाता है कि इतना वक्त तक जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितना रहता है, ठीक है, अराउंड विच पेस्ट पॉपुलेशन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एंड ये जो पेस्ट होते हैं ये ड्यू टू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर, कुछ बायोटिक एबायोटिक फैक्टर भी होते हैं जिसके वजह से वो फ्लक्चुएट भी करते रहते हैं, और परमानेंट एनवायरमेंटल अगर उनका चेंज भी हो जाए तो भी वो फ्लक्चुएट करते हैं। इसको बोलते हैं जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो सेकेंड एक जो चीज़ है उसका नाम था इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा। जो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल होता है कि जो इंसेक्ट की पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, कौन सी ऐसी इकोनॉमिक पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, मतलब एक जगह पर कितने इंसेक्ट होने चाहिए, इतने स्क्वायर मीटर हो गया कि इतने स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया, एक मेजरमेंट मान के चलते हैं। इसके अंदर कितने इंसेक्ट पॉपुलेशन होना चाहिए, जिसको अगर हम उसको काउंट कर लिए, एनालिसिस कर लिए, तो हमें लगता है वहाँ पे हमें प्रिवेंटिव मेजर्स या फिर कुछ भी प्रिवेंट एंड इंक्रीजिंग पेस्ट पॉपुलेशन फ्रॉम रीचिंग द ईटीएल, जहाँ पे हमें कंट्रोल मेजर करने की ज़रूरत है। कंट्रोल मेजर मतलब हमें इंसेक्टिसाइड डालना होता है या पेस्टिसाइड डालना होता है या फिर कुछ भी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उस इंसेक्ट को हमें कंट्रोल करना चाहिए, अदरवाइज वहाँ उस डेंसिटी से अगर ज़्यादा हो गया तो डेफिनेटली वो क्रॉप को डैमेज कर लेंगे, या फिर कंट्रोल मेजर नहीं किया जा सकता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अगर हम कंट्रोल मेजर किए तो मे बी ये क्रॉप पे अफेक्टेड हो सकता है। इस तरह की कंडीशन क्रिएट होती है। और एक होती है इकोनॉमिक इंजरी लेवल। ये क्या है? ये लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है जो कि इकोनॉमिक डैमेज करती है। ये एक मतलब इसको मानते एक पर्टिकुलर एरिया लिया जाता है, हो सकता है स्क्वायर मीटर हो या फिर सेंटीमीटर हो, वो इसके अंदर कितने पॉपुलेशन काउंट किया जाता है,
वो जो पॉपुलेशन होती है, डेंसिटी होती है, अगर वो मिनिमम डेंसिटी होती है जिस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ से इकोनॉमिक डैमेज होना शुरू हो जाएगी क्रॉप की। ठीक है, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक इंजरी लेवल। फिर एक चीज़ होती है डैमेज बाउंड्री। ये क्या है? ये लोएस्ट लेवल ऑफ डैमेज होता है विच कैन बी मेजर्ड। ईटीएल हमेशा लेस देन ईआईएल होना चाहिए। ये ईटीएल हमेशा लेस देन ईआईएल। क्यों? क्योंकि देखिए ये लोएस्ट मिनिमम डेंसिटी है जहाँ पे हम और कंट्रोल नहीं कर सकते, जहाँ पे प्लांट डेफिनेटली अफेक्टेड होगी, क्रॉप यील्ड कमेगी, इकोनॉमिक डैमेज होगी। लेकिन ईटीएल एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम कंट्रोल मेजर्स कर सकते हैं। ठीक है, हमें कंट्रोल मेजर अगर करेंगे तो क्रॉप कहीं ना कहीं रिवर्स हो जा सकता है, मतलब क्रॉप यील्ड रिवर्स हो सकता है। तो डेफिनेटली ईटीएल हमेशा ईआईएल से छोटा होना चाहिए। ठीक है, जो कि एक सफिशिएंट टाइम हमें देगी कंट्रोल मेजर्स करने के लिए। तो इसके बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन होगा उसको हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए, अकॉर्डिंग टू ईआईएल, जीईपी एंड डीबी के बेसिस पे हम देखेंगे पहले की पेस्ट। की पेस्ट वो होता है जो कि बहुत ही सिवियर एंड डैमेजिंग पेस्ट ये होते हैं। और जीपी लाइज एबव ईआईएल ऑलवेज। इनका जो ये जो हमने पढ़ा प्रीवियस स्लाइड में, ये सब उसका मेजरमेंट है। स्प्रे टेम्पररीली ब्रिंग पॉपुलेशन बिलो एआईएल। दीज आर परसिस्टेंट पेस्ट। ये जो की पेस्ट होते हैं ये परसिस्टेंट पेस्ट होते हैं। एनवायरमेंट मस्ट बी चेंज टू ब्रिंग ईपी बिलो जीपी बिलो ईआईएल। तो इनको कंट्रोल करने के लिए हमें एनवायरमेंट को चेंज करना पड़ेगा इनके लिए, क्योंकि ये की पेस्ट जो होते हैं वो एक बार लग गया तो सीवियर डैमेज कर देते हैं, इकोनॉमिक डैमेज भी कर लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मान के चलिए कॉटन बॉलवर्म, डायमंड बैकमथ, ये सब होते हैं। फिर एक मेजर पेस्ट होते हैं जिसका जो जीपी लाइज वेरी क्लोज टू ईआईएल और कोइंसाइड्स विथ ईआईएल। ठीक है, इकोनॉमिक डैमेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टाइमली एंड रिपीटेड स्प्रेज। एग्जाम्पल है कॉटन जैसिड, राइस स्टेम बोरर, ये सब के लिए इकोनॉमिक डैमेज हम अगर टाइमली कर सकते हैं तो मे बी ये कंट्रोल हो सकता है। फिर माइनर पेस्ट, ओकेजनल पेस्ट। ओकेजनल पेस्ट आपके इसके नाम से ही पता चलता है, ये काफ़ी बार ओकेजनल होता है। इनका जो जीपी होता है बिलो ईआईएल होता है और ये रेयरली ईआईएल को क्रॉस करते हैं। कैन बी कंट्रोल बाय स्प्रेइंग। अगर हम स्प्रे कुछ करते हैं इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, तो ये कंट्रोल हो जाते हैं। जैसे कि कॉटन स्टेनर, राइस हिस्पा एंड आसविविल्स, इस तरह के जो इंसेक्ट होते हैं। फिर स्पोराडिक पेस्ट, इसमें जीपी जनरली बिलो ईआईएल होते हैं। कभी बार ये ईआईएल को क्रॉस करते हैं। कॉज सिवियर लॉस इन सम प्लेसेस और पीरियड्स, जैसे कि सुगर केन पायरिला हो गया, व्हाइट क्रॉप, हेयरी कैटरपिलर। ठीक है, और लास्टली हो गया पोटेंशियल पेस्ट। ये पेस्ट नहीं है एट प्रेजेंट, इनका जीपी हमेशा ईआईएल से बिलो रहता है। अगर एनवायरनमेंट चेंज कर दिया जाए ये इकोनॉमिक लॉसेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल एस लिटोरा इज पोटेंशियल पेस्ट इन नॉर्थ इंडिया। हो गया। तो क्रॉप पेस्ट के बाद हम पढ़ेंगे क्रॉप डिजीजेस को किस तरह के क्लासीफाई किया गया है। क्लासीफाई इसको 7 तरीके से क्लासीफाई किया गया है, जबकि हम पेस्ट में पढ़े 6 तरीके से। तो ये फैला है कॉजेटिव एजेंट्स के हिसाब से, जैसे कि फंजी, बैक्टीरिया, वायरस, नेमाटोड्स, फिजियोलॉजिकल डिजॉर्डर्स, ये होते हैं कॉजेटिव एजेंट्स क्रिएट करते हैं। अफेक्टेड प्लांट पार्ट्स के बेस पर भी इसे क्लासिफिकेशन किया गया है। लोकलाइज्ड एंड सिस्टेमिक। ठीक है, ये रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट एंड सीड डिजीजेस, ये सब होते हैं बेस्ड ऑन अफेक्टेड प्लांट पार्ट्स। देन बेस्ड ऑन इन्फेक्शन प्रोसेस, ये भी होते हैं इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, किस तरह से वो ट्रांसमिट करते हैं। सीड वन होते हैं, सॉइल वन, एयर वन, वाटर वन। ठीक है, डिजीज ऑकरेंस को के बेसिस पर एंडेमिक, एपिडेमिक, स्पोराडिक, पैंडेमिक। देन साइन एंड सिम्टम के आधार पर अगर देखते हैं, रॉस्ट, स्मॉट, पाउडर मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, रूट रॉट, विल्ट, ब्लाइट, कैंकर, फुट रॉट, स्लिप स्पॉट्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और पैथोजन जनरेशन अगर हम उसके बेसिस पर पढ़े तो मोनोसाइक्लिक डिजीज, पॉलीसाइक्लिक डिजीज। ठीक है, धीरे धीरे करके आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कॉजेटिव एजेंट ऑफ क्रॉप डिजीजेस। क्या कॉजेटिव एजेंट है? बहुत सारे कॉजेटिव एजेंट्स हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है फंगल डिजीज जो फंजी स्प्रेड करते हैं, जैसे कि रॉस्ट, पाउडर मिल्ड्यू, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये सारी चीज़ें। बैक्टीरियल डिजीज क्या होती है? बैक्टीरियल की वजह से होते हैं बैक्टीरियल विल्ट, फायर ब्लाइट, ये सब बैक्टीरियल डिजीज के वजह, जितने सारे क्रॉप में बैक्टीरियल डिजीजेस होते हैं ये सब इसके अंदर में आते हैं। वायरल डिजीजेस के अंदर टाबाको मोजाइक वायरस, एलोवेन मोजाइक वायरस, इतने सारे वायरस के रिलेटेड मतलब डिजीजेस वायरस से होते हैं।
ये सबको वायरल डिजीजेस में इंक्लूड किया जाता है। निमाटोड में होते हैं रॉटनेट निमाटोड, ये सारे सिस्ट निमाटोड, ठीक है। फिजियोलॉजिकल डिजॉर्डर्स में हम देखते हैं न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, सॉन स्काल्ड, ये सारी चीज़ें होते हैं जो कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं, ठीक है। तो प्लांट की कौन सी पार्ट अफेक्ट करते हैं, इसके बेसिस पर अगर हम क्लासिफाई करें तो ये लोकलाइज्ड, सिस्टमेटिक। लोकलाइज्ड मतलब प्लांट की एक स्पेसिफिक ऑर्गन को वो मतलब अफेक्ट करेंगे, एक स्पेसिफिक पार्ट को अफेक्ट करेंगे। और सिस्टमेटिक जो होते हैं वो एंटायर प्लांट को अफेक्टेड करते हैं, ठीक है। दे कैन बी क्लासिफाइड रूट डिजीज, कोई जो रूट को हार्म करता है, कोई कोई स्टेम को हार्म करता है, कोई फोलियस और फोलियर डिजीजेस होता है। रूट डिजीजेस का एग्जांपल होता है रूट रॉट, क्लॉब रूट। स्टेम डिजीजेस में होता है ब्लैक स्टेम रॉस्ट, कैंकर। लीफ डिजीजेस में होता है लीफ स्पॉट, डाउनी मिल्ड्यू। फ्रूट एंड सीड डिजीजेस में होते हैं एंथ्रेक्नोज, फ्रूट रॉट, ठीक है। तो इन्फेक्शन प्रोसेस को से उस तरह से हम मान के चलिए, इन्फेक्शन किस तरह की वो इन्फेक्शन करते हैं। पहले तो क्या हो गया, इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय पैथोजन दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड प्लांट टू हेल्दी प्लांट। अगर आपने देखा होगा, अगर आप घर में कुछ पॉट वगैरह रखे होंगे, छोटे छोटे इंडोर प्लांट्स, अगर कोई डिजीज प्लांट के पास आप और एक डिजीज पॉट रख देते हो तो क्या होता है, एक वक्त पर वो भी अफेक्टेड हो जाता है कहीं ना कहीं। तो ये होता है इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। डिजीज कॉज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है। ये पैरासाइटिक होते हैं और बायोटिक डिजीजेस भी होते हैं, जैसे कि फंजी, बैक्टीरिया, वायरस, फाइटोप्लाज्मा, निमाटोड, ये सब की वजह से इन्फेक्शन होता है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कभी भी एक अनहेल्दी प्लांट से हेल्दी प्लांट को ट्रांसमिट नहीं होती, ये ट्रांसमिट नहीं होती अनहेल्दी प्लांट में। ऑल्सो रेफर्ड एज नॉन पैरासाइटिक डिजॉर्डर्स, ये पैरासाइटिक नहीं होते कभी भी, और सिंपली फिजियोलॉजिकल डिजॉर्डर से होते हैं। अगर प्लांट में कुछ फिजियोलॉजिकल डिजॉर्डर्स है तो हो सकता है विल्टिंग के वजह से हो, या फिर पानी कम होने की वजह से हो, या फिर कुछ भी, तो ये सारी चीज़ें दिखाई देती है अंडर इंसाइटेड बाय अबायोटिक और इनएनिमेट कॉजेस। कि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी अगर हो सकता है कुछ प्लांट में, तो ये तो ट्रांसमिट नहीं होगा ना। ट्रांसमिट अगर ह्यूमन कंडीशन में जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें प्लांट में है। आप कंपेयर कर लेना कि अगर कोई इन्फेक्स आपको जो सर्दी बुखार होती है, तो किस तरह से वो आपके पास जो लोग होता है उसके पास किस तरह से ट्रांसमिट होता है। तो डेफिनेटली कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको कैरी करते हैं और एक हेल्दी इंसान के पास। लेकिन अगर आप मालन्यूट्रिशन से पीड़ित थे, अगर आप इस तरह की कुछ आपके अंदर जो डेफिशिएंसी है उसके वजह से, हार्मोनल डिजॉर्डर्स के वजह से आप अफेक्टेड हैं, डिजीज्ड है, तो क्या वो ट्रांसमिट होता है किसी और के पास? नहीं होता है ना। तो सेम चीज़ होता है प्लांट में। एक्सेस एंड अनफेवरेबल वेदर कंडीशन अगर होता है तो भी सॉइल में और एयर में इंजूरियस मैकेनिकल इन्फ्लुएंसेस होते हैं। इन सब रीजन की वजह से नॉन इन्फेक्शियस डिजीज क्रिएट होते हैं। फिर ये फोर्थ जो क्लासिफिकेशन है मोड ऑफ ट्रांसमिशन के ऊपर है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में हम पहले देखेंगे सॉइल बर्न। हम पेस्ट में भी इस तरह के क्लासिफिकेशन पढ़े थे, डिजीज में एग्जैक्टली सेम है, थोड़े बहुत अलग है। सॉइल बर्न में जो सॉइल से, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर जो डिजीज सॉइल से फैलती है, पैथोजन परपेट्स थ्रू द एजेंसी ऑफ सॉइल, ठीक है। सीड वन, जो सीड से फैलती है जो डिजीज, अगर सीड को ठीक से ट्रीटमेंट नहीं किया, सीड में अगर कोई बैक्टीरिया, वायरस ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो जो प्लांट ग्रो करेगी डेफिनेटली वो तो अनहेल्दी प्लांट होगी, डिजीज प्लांट होगी। एयरबोर्न, अगर कोई विंड में कुछ कैरी करते हैं ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, रॉस्ट, पाउडर मिल्ड्यूज, ये सब होते हैं एयरबोर्न में, विंड में ट्रैवल करते हैं। फिर वाटरबोर्न में ट्रांसमिट बाय वाटर, ठीक है। राइस ब्लास्ट जो डिजीज है वो वाटरबोर्न डिजीज हिसाब से माना जाता है। फिर जो फिफ्थ क्लासिफिकेशन है वो साइन एंड सिम्टम को देखकर। साइन सिम्टम में हम देखेंगे रॉस्ट, हम देख के जानते हैं क्या चीज़ है जो जिसको हम रस्ट बोल सकते हैं, क्या सिम्टम है जिसमें हम पता चलता है ये स्मॉट है। फिर पाउडरी मिल्ड्यूज, टाउनी मिल्ड्यूज, रूट रॉट्स, वील्स, ब्लाइट क्लैंकर, फ्रूट रॉट, लीफ स्पॉट्स, ये सारी चीज़ें हैं जिसको हम साइन और सिम्टम देख के पता चलता है ये इसी कैटेगरी का डिजीज़ है। इन ऑल दिस एग्जाम्पल्स द डिजीज इज नेम्ड आफ्टर द मोस्ट कंस्पिशियस सिम्टम ऑफ द डिजीज अपियरिंग इन द ऑन द होस्ट सरफेस। तो सरफेस में जो भी सिम्टम दिखता है उसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं ये कौन सी डिजीजेस किस कैटेगरी के अंदर ये जाएगा। जो सिक्स्थ वाला क्लासिफिकेशन है उसको हम ऑकरेंस के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं।
एग्जाम्पल है, सॉरी, फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है एंडेमिक डिजीज। एंडेमिक क्या है? विच आर मोर और लेस कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर। मतलब ये जो चीज़ें हैं, मतलब साल भर ये कभी कभी रहते हैं, कभी कभी नहीं रहते कंस्टेंटली, ठीक है। और इन्हें मॉडरेट टू सीवियर फॉर्म, कभी कभी मॉडरेट भी होते हैं, कभी कभी बहुत सीवियरली ये प्ले करते हैं अपने रोल एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में। जैसे कि एग्जांपल है कंट्री और डिस्ट्रिक्ट और लोकेशन के हिसाब से राट डिजीज ऑफ पोटैटो इन दार्जिलिंग, जो कि एक सीवियर फॉर्म लेता है कभी कभी। और एपिडेमिक एपिफाइटोटिक जो डिजीज होते हैं ये वाइडली बट पीरियडिकली पर्टिकुलरली इन ए सीवियर फॉर्म, ये वाइडली प्रेजेंट होते हैं और पर्टिकुलरली वो पीरियडिक एक टाइम पे वो निकल के आते हैं बहुत सीवियर फॉर्म में। ये माइट बी अकरिंग इन ए लोकेलिटी एवरी ईयर, एक जगह पे हर साल एक पर्टिकुलर टाइम पे निकलते हैं, बट एज्यूम सीवियर फ्रॉम ओनली एन ओकेजन ड्यू टू द फेवरेबल इन्वायरमेंट। लेकिन तभी बहुत सीवियरिटी क्रिएट करते हैं जब एक पर्टिकुलरली एनवायरमेंटल कंडीशन सुइटेबल हो जाता है उनके लिए। एग्जाम्पल है रॉस्ट, लेट ब्लाइट, ये सारी चीज़ें होते हैं। फिर स्पोराडिक डिजीज, ये इरेगुलर इंटरवल्स में होते हैं एंड लोकेशंस एंड रिलेटिवली फ्यू इंस्टेंसेस, ठीक है। ये बहुत ही कभी कभार होते हैं बट इरेगुलर इंटरवल्स में होते हैं। लिप ब्लाइट, विल्ट, ये सारी चीज़ें। एंड पैंडेमिक डिजीज क्या होता है? इसको आप कोरोना के साथ रिलेट करो। द डिजीज में बी एंडेमिक इन वन रीजन एंड एपिडेमिक इन अनदर। एक जगह पे एंडेमिक का रोल करता है, दूसरी जगह पे एपिडेमिक के हिसाब से ये दोनों की ये जो दोनों की मिक्स कैटेगरी के हिसाब से काम करता है। व्हेन एपिफाइटोटिक बिकम प्रिवेलेंट थ्रू आउट ए कंट्री, कंटिनेंट और वर्ल्ड, द डिजीज में बी टर्म्ड एज पैंडेमिक। जब ये कंडीशन थ्रू आउट द ईयर एकदम एक कंट्री में प्रिवेलेंट करके रहते हैं तो ही इसको पैंडेमिक डिजीज बोलते हैं, जैसा कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? हमारे जो लास्ट क्लासिफिकेशन है वो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पैथोजन जनरेशन। जनरेशन क्या है? कोरिलेट करो हमारे ह्यूमन जनरेशन के साथ। आप हो गए, आपके बच्चे हो गए, या फिर आपके पापा वगैरह, और उनके जनरेशन, उनके पिताजी, मतलब आपके जो दादू है, नानू है, जो भी उनके जो जनरेशन है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट और मोनोसाइक्लिक डिजीज ये है कि अगर वो दिस डिजीज विच आर ओनली वन जनरेशन इन वन क्रॉपिंग सीजन। वन क्रॉपिंग सीजन मतलब ये जो खरीफ सीजन में हम एक क्रॉप करते हैं या फिर एक रबी सीजन में जो क्रॉप करते हैं, एक मान के चलिए एक साल में थ्रू आउट द ईयर, ये हो गया खरीफ सीजन में हम करते हैं, ये हो गया रबी सीजन में हम 2 ही क्रॉप कर रहे हैं मान के चलिए। तो खरीफ सीजन में ये एक क्रॉपिंग सीजन में ओनली इसका वन जनरेशन होता है। ये जो इंसेक्ट जो पेस्ट होता है, ये जो डिजीज होता है, ये वन जनरेशन सिर्फ कंप्लीट करता है ओनली वन क्रॉपिंग सीजन में। और ये जो डिजीज होता है, दोज डिजीजेस द इंक्रीज ऑफ विच, अगर ये डिजीज का बढ़ना शुरू हो गया, बहुत ही सिवियर तरीके से डैमेज करना शुरू हो गया, तो ये क्या होता है? विच इज एनालॉगस ऑफ इंक्रीजिंग मनी ड्यू टू सिंपल इंटरेस्ट। तो ये जो भी फार्मर लोन लेके आएंगे ना, जैसे कि आप मनी लेंड करके लाए हो और बोरो करके लाए हो सॉरी बैंक से, तो जिस तरह से वो सिंपल इंटरेस्ट बढ़ते हुए चलती है, उसी तरह से ये डिजीज़ मतलब डिजीज़ उस तरह की क्रिएट करती है प्रॉब्लम। तो ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट और पॉलीसाइक्लिक डिजीज़ है, ये इस तरह की है कि ये जो डिजीज़ होता है वन क्रॉपिंग सीजन में मोर देन वन जनरेशन कंप्लीट करती है, ठीक है। मोर देन वन जनरेशन मतलब एक सीजन में इतने जल्दी वो फैलती है कि आपका जनरेशन, फिर आपका फादर का जनरेशन, फिर उनके फादर का जनरेशन, इस तरह के जनरेशन वो कंप्लीट कर लेती है एक क्रॉपिंग सीजन में, जैसे कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्लासिफिकेशन खत्म हो जाता है। तो हम देखेंगे आगे जाकर उसकी मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा। तो मैनेजमेंट ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस, ये दोनों को हम कैसे मैनेज करेंगे? देखिए यहाँ पे जो मैंने मैनेजमेंट दिया हुआ है, ये सिर्फ एक बहुत ही ब्रीफली दिया हुआ है, क्योंकि हम आगे जाकर पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड डिसीज मैनेजमेंट, इसका डेफिनेटली अलग अलग वीडियो होगी, तो इसमें हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब सिर्फ इसका क्लासिफिकेशन के आधार पर हम किस तरह की एक ब्रीफ नॉलेज रखते हैं, किस तरह की हम मैनेजमेंट कर पाएंगे, उसके बारे में हम देखते हैं। तो पहले कल्चरल प्रैक्टिसेस, किस तरह की कल्चरल प्रैक्टिसेस करें? क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं,
पेस्ट एंड डिजीज साइकिल को ब्रेक करने के लिए। सैनिटेशन में हम जो भी प्लांट की इन्फेक्टेड डेब्रिसेस है, प्लांट हार्वेस्ट होने के बाद जो भी बचता है क्रॉप में फील्ड में, उसे बोलते हैं डेब्रिस। तो उस डेब्रिसेस को, जो इन्फेक्टेड डेब्रिस है जिसमें डिजीज पेस्ट ऑलरेडी है, इसको फेंकना है, निकाल के फेंकना है या फिर बर्न करना है। टाइमली प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग टू अवॉइड पीक पेस्ट पीरियड। हम एक पर्टिकुलर टाइम में, जिस टाइम में हमें रिकमेंड किया गया है, उसी टाइम में क्रॉप को हमें यील्ड करना है या सोइंग करना है। प्लांट यूज ऑफ रेजिस्टेंट क्रॉप वेराइटीज, ये भी कल्चरल प्रैक्टिस के अंदर ही जाता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं? नेचुरल एनिमीज को हम यूज करना है, लाइक पैरासिटॉइड्स, प्रीडेटर्स, पैथोजेंस। ये क्या क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, डिजीज मैनेजमेंट के टाइम पे। लेडी बर्ड बीटल्स, ये बहुत अच्छे होते हैं अफिड्स के लिए। ट्राइकोगामा वास्प होते हैं कैटरपिलर एग्स के लिए। एप्लीकेशन ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स लाइक बैसिलस thuringiensis और नीम एक्सट्रैक्ट, ये सारी चीज़ें भी यूज़ किया जाता है बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए। केमिकल कंट्रोल, अगर ये दोनों में नहीं होगा तो फाइनली हम केमिकल कंट्रोल पे जाएंगे, जिसमें हम पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, बैक्टीरियासाइड, निमेटोसाइड सब कुछ हम यूज़ कर सकते हैं फॉर टारगेटेड कंट्रोल के लिए। एग्जाम्पल, इंसेक्टिसाइड में क्लोरोफाइरिपस, फंजीसाइड में मैनकोजेब। इसको कॉशन हम फॉलो करेंगे ज़रूर। फॉलो रिकमेंडेड डोज को हमें फॉलो करना है और ओवर यूज़ को अवॉइड करना है टू प्रिवेंट रेजिस्टेंस एंड एनवायरमेंटल हार्म। अगर हम ओवर यूज़ करेंगे, एक वक्त पर जो डिजीजेस, जो पेस्ट या फिर डिजीजेस होंगे वो रेजिस्टेंट हो जाएंगे, और ये रेजिस्टेंट अगर एक बार हो गए तो डेफिनेटली ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होगा और एनवायरनमेंट के लिए भी रेसिड्यू क्रिएट करेंगे, और सॉइल हेल्थ, एयर हेल्थ, वाटर हेल्थ, क्रॉप हेल्थ, सब कुछ के लिए ये एक डिजास्टर बन जाएगी। ठीक है। फिर एक मैकेनिकल कंट्रोल, हम मैकेनिकल फिजिकल कंट्रोल पे भी हम कर सकते हैं, जैसे कि हैंड पिकिंग ऑफ पेस्ट और यूजिंग ट्रैप्स वगैरह। फेरोमोन ट्रैप्स यूज होता है, जो भी एग्रीकल्चर पढ़े होंगे उनके प्रैक्टिकल में दिखाया गया होगा फील्ड में फेरोमोन ट्रैप किस तरह से लगते हैं मौत के लिए। बैरियर्स लाइक हम नेट यूज़ कर सकते हैं कॉलर्स टू प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए। लाइट ट्रैप्स यूज़ कर सकते हैं, जो नेचुरल पेस्ट होते हैं रात में काफ़ी अफेक्ट करते हैं, उनके लिए लाइट ट्रैप भी यूज होता है। फिर इंटीग्रेटेड पेस्ट डिजीज मैनेजमेंट, इसके बारे में तो हम पढ़ेंगे आगे जाकर, जिनमें कल्चरल, बायोलॉजिकल, केमिकल मेथड ऑल सबको मिक्स करके एक कंबाइंड फॉर्म में, इंक्लूसिव फॉर्म में यूज़ किया जाता है। इसमें सस्टेनेबिलिटी के ऊपर फोकस किया जाता है। मिनिमल केमिकल यूज, हम जितने कम से कम केमिकल को यूज़ करें उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है, और इकोसिस्टम प्रिजर्वेशन के ऊपर ध्यान दिया जाता है। फिर जेनेटिक कंट्रोल से हम मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि रेजिस्टेंट और टॉलरेंट वेराइटीज़ अगर हम डेवलप करें, यूज़ करें। बीटी कटन फॉर वॉलवर्म्स यूज होती है, रोस्ट रेजिस्टेंट व्हीट वेराइटीज़ यूज होती है। ये सारे अगर हम करें तो काफ़ी मैनेजमेंट हम कर सकते हैं इंसेक्ट और बीटी पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। तो इसका अगर हम कंक्लूजन निकालते हैं तो क्यों, आप लोग अगर कोई पूछे तो क्यों हमें क्लासिफिकेशन ऑफ पेस्ट एंड डिजीज करनी चाहिए, तो इसका एक ही सिंपल आंसर ये हो सकता है कि अगर हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं तो पेस्ट एंड डिजीजेस का, इसका एक कम्प्रहेंसिव मैनेजमेंट अप्रोच हम निकाल सकते हैं, और ये जो होता है ये सिग्निफिकेंटली हमें क्रॉप यील्ड को इम्प्रूव करेगी, लॉसेस को रिड्यूस करेगी, सस्टेनेबल फार्मिंग को प्रमोट करेगी। ठीक है। और हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो ये वेरियस कंट्रोल मेथड्स के साथ अडॉप्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को अगर हम कंसिडर करेंगे, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को कंसिडर करके ये सब करेंगे, तो ये लॉन्ग टर्म में हमें बहुत कुछ देगी। हमें बहुत सिंपली तरीके से, बहुत ईजी तरीके से हम कैसे पेस्ट और डिजीजेस को सस्टेनेबल वे में हम कंट्रोल कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें अगर हम इफेक्टिवली पेस्ट एंड डिजीजेस को मैनेज करना चाहते हैं तो हमें क्लासिफिकेशन ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस एनी हाउ ज़रूरी है। ठीक है। अगर हम क्लासिफिकेशन कर लिए तो बहुत ही ईजी हो जाएगा हमें मैनेज करने के लिए सब कुछ। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे, क्या है वो, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो स्टे ट्यून्ड with my channel for the next video. Tata, bye bye and take care.